देखो, हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान। ये हर्बर्ट कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने व्यू के हिसाब से दिया है। ये 4 टाइप में डिवाइड है। फर्स्टली उद्देश्य, सेकेंडली संरचना, थर्डली सामाजिक प्रणाली एंड फोर्थली मूल्यांकन प्रणाली। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य। हम जब भी स्मृति स्तर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फर्स्टली आता है उद्देश्य, फोकस। स्मृति स्तर में 4 टाइप के तथ्य दिए हुए हैं। फर्स्टली है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, कि मेंटली हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को, कैसे नहीं कर सकते, तथ्यों का ज्ञान देना, ठीक है, कोई भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में बताना। थर्ड है सीखे हुए तथ्यों को याद करना, कि हमने जो कुछ भी सीखा है, कोई फैक्ट सीखा है, उसको याद करना। फोर्थ है याद किए हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना और उन्हें पुनः प्रस्तुत करना, यानी रिकॉलिंग हो गया। नेक्स्ट है संरचना, यानी कि सेंटेक्स। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना को निम्नलिखित 5 स्तरों में बांटा है। कैसे कैसे बांटा है कि तैयारी और उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या विषय प्रवेश यानी प्रेजेंटेशन, तुलना व संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ते हैं तैयारी और उद्देश्य कथन। प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द एम्स। जब भी हम जैसे हमें कोई भी कहीं पे भी हमें डेमो के लिए जाना पड़ता है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि हमें डेमो क्लियर करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक लगा लो जो हमें क्लियर करना है, इंटरव्यू लगा लो एटसेट्रा। हर्बर्ट ने इसे शिक्षण विधि का प्रथम पद माना है। तैयारी या प्रस्तावना के अंतर्गत शिक्षक पूर्व ज्ञान परीक्षा यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए कुछ पर्सन पूछता है। वो पर्सन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर उत्सुकता पैदा की जा सके। इस प्रकार से इस विद्यार्थी ताकि उत्सुकता पैदा करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें क्या हो कि उनके नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें जो पहले का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसके बारे में जांच करने के लिए की जाती है। सेकंड पॉइंट है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। यह संरचना का दूसरा पद है और इस पद के अंतर्गत विद्यार्थी के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। देखो, जो विद्यार्थी होते हैं प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हम देते हैं, कॉलेजेस में भी देते हैं, स्कूलों में भी देते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है कि हमें जो भी टॉपिक मिला है उसको हम प्रिपेयर करें अच्छे से और फिर उसको प्रेजेंटेशन दें, उसके बारे में कुछ बताएं उसके, ताकि जो बाकी जो सुन रहे हैं उनका हम पूरी तरीके से विकास करवा सकें। ठीक है, उन अपने टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से क्लियरनेस देना हमें यही होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रिया का प्रारंभ करके उन्हें सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अधिकांश बातें बच्चों से ही निकलवाने की कोशिश करते हैं जो टीचर्स होते हैं कि इस टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, प्रेजेंटेशन के थ्रू। थर्ड पॉइंट है तुलना व संबंध। इस शिक्षण प्रतिमान की संरचना का तीसरा पद होता है और इस चरण के अंतर्गत पढ़ाए गए तथ्य, घटनाएं या प्रयोगों का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आपसी संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में हम कुछ अलग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ तथ्य बताते हैं, कुछ घटनाएं बताते हैं और उनके बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर जो फैक्ट होता है, टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट, वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है उस फैक्ट को एक दूसरे से जोड़ने के प्रयास करते हैं वो। ठीक है, नंबर 4 है सामान्यीकरण। हर्बर्ट का विचार है कि मूल पाठ को पढ़ाने या समझाने के पश्चात जो विद्यार्थी कुछ सोचने विचारने का समय अथवा अवसर मिलना चाहिए उन्हें। जो विद्यार्थी होते हैं पहले चैप्टर को पढ़ें, उनके बीच में जो उसके बाद क्वेश्चन पुट करें टीचर से, जो कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इस पद में मूल पाठ को सिखाने के पश्चात कुछ ऐसे नियम सिद्धांत में सामान्यीकरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, भावी परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है।
5 है प्रयोग यानी एप्लीकेशन। यह विधि का अंतिम पद होता है। इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षक है यह देखने का प्रयास करता है कि जो विद्यार्थी है उसको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया, कितना उसने मेरा बताया हुआ ज्ञान प्राप्त किया है, कितना नया ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे। और फिर जब उसकी पुष्टि करता है यानी कि उसको जांचने की कोशिश करता है टीचर्स, तो बच्चों से क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, प्रश्न पूछते हैं, उनसे लिखवा कर देखते हैं, आदि काम करवाते हैं। ठीक है। ई पार्ट है सामाजिक प्रणाली। शिक्षक प्रणाली वस्तुतः एक सामाजिक प्रणाली है। ये दो लोगों के बीच में होता है, शिक्षक और विद्यार्थी। अगर शिक्षक नहीं होगा तो विद्यार्थी कैसे कंप्लीट कर सकता है दिस सिस्टम को, और अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो शिक्षक भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक, इस प्रक्रिया में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक जो पार्ट होता है, एक इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, निष्क्रिय रहता है। ये 3 पॉइंट है सॉरी। विद्यार्थी को प्रेरणा प्रदान करना, पाठ्य वस्तु का प्रस्तुत करना और विद्यार्थी की क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये सब काम क्या करते हैं, स्मृति स्तर पर शिक्षण में शिक्षक का स्थान बहुत ही मुख्य एवं आदर्श रूप होता है। और विद्यार्थी होते हैं वो उसका अनुसरण करते हैं, जो टीचर बोलते हैं वही विद्यार्थी करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली, स्पोर्ट्स सिस्टम। इस स्तर के शिक्षण में मूल्यांकन प्रणाली भी रटने पर ही केंद्रित होती है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझ में आ जाती है और कुछ चीज़ें होती है हमें समझ में नहीं आती। तो जैसे हम देखते हैं कि एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम एग्ज़ाम लेते हैं तो ये कम से कम छोटे बच्चों में ही होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट, एंड ऐसे टाइप दोनों का होता है। ये क्या होता है, इससे कि बहुत अच्छे चैप्टर की तैयारी हो जाती है और इससे छोटी से छोटी बात को भी हम रिलेट करके और टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसमें बताया है कि हम रटकर वह ज्ञान की अनुभव की वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के लिए गणित विषय की अंकमालाओं को याद कर, जैसे पहाड़े हो गए, टेबल हो गई और ये काउंटिंग हो गई, ये सब हम याद कर सकते हैं किससे, रट कर। ठीक है। और हिंदी या किसी अन्य भाषाओं के वर्णों को याद करना। नेक्स्ट है, कुछ पाठ्य वस्तु ऐसे होते जो रटने ही पड़ते हैं, समझकर नहीं आते। जैसे विज्ञान विषय के अंदर धातु के पदार्थ, उनके अलग अलग नाम, संकेत हो गए, उनके सूत्र हो गए, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि। तो इनके फॉर्मूले, इनका नाम, इनके सिंबल्स, ये सब याद नहीं होते हैं क्योंकि ये रटने पड़ते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं तो ये रटने पड़ते हैं। इस स्तर की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो टीचर होता है उसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसीलिए वो बच्चों को काम देता है और बच्चे काम करते हैं। नेक्स्ट है, इस स्तर पर जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वह बोध स्तर पर चिंतन स्तर के लिए आधार बनने का काम करता है। ठीक है। स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम के दोष क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि इस स्तर में जो शिक्षण अधिगम अधिक निम्नतम कोटि का या श्रेणी का होता है, यह विद्यार्थी के मानसिक विकास में सहायक नहीं होते हैं। इस स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो रटकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हें भविष्य में वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसलिए उनका वास्तविक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड है कि जो शिक्षण अधिगम में शिक्षण का प्रधान तथा विद्यार्थी का गौण स्थान प्राप्त होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनके बीच स्वाभाविक रूप से कोई अंतःक्रिया नहीं होती, चूंकि इस स्तर पर शिक्षक को शिक्षण प्रणाली से संबंधित अधिकांश क्रियाएं स्वयं करनी पड़ती हैं, अतः उन पर अनावश्यक कार्य का भार बढ़ जाता है। ठीक है। इस स्तर पर अधिगम द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं होता है।
स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए अपेक्षित सावधानियां। प्रस्तुत पाठ्यक्रम सार्थक होना चाहिए। विद्यार्थी को थकान के दौरान शिक्षण नहीं करवाना चाहिए। शिक्षण द्वारा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही किया जाना चाहिए। समय समय पर सुनिश्चित रिकॉल करना चाहिए। हमें टॉपिक्स को पर्याप्त अभ्यास द्वारा धारणा की जानी चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध व तार्किक ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति भी की जानी चाहिए। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।